नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का मैं अभिषेक वर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में, जहां पर हम मैथ्स की एक रोमांचक, बल्कि एक नहीं दो रोमांचक यात्रा लेकर आए हैं। जिसमें एक में हम मैथ्स पढ़ रहे हैं पूरी सिलेबस से, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके, सारे फॉर्मूलाज देखकर, सभी तरीकों से, जिसमें हम बहुत आसानी से कंसेप्ट को समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं उनका ओरिजिन क्या है। और दूसरी क्लास में हम बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। तो अगर आपको ये दोनों क्लासेस देखनी है तो आप इस चैनल पे बने रहिए, और पहले की वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी है वो भी जरूर देखिए। तो कल तक की क्लास में हमने यहाँ पे कंटिन्यू करा था हमारी एलिगेशन में, और इसके आगे हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एलिगेशन से देखेंगे इस क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद में जो तरीका हमने कल लगाया था उससे भी देखेंगे। अब आपको ये पता होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अगर आपने पढ़ा होगा, ये आपके एसएससी में एक टॉपिक आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें हम चाल, दूरी, समय ये ज्ञात करते हैं। उसमें अगर आपने पढ़ा है कि अगर हम टाइम और स्पीड में एलिगेशन लगाएं, टाइम या सॉरी स्पीड या डिस्टेंस में, अगर हम स्पीड या डिस्टेंस में एलिगेशन लगाएं तो हमारे पास रेशो आता है टाइम का, और अगर हम टाइम में एलिगेशन लगाएं तो हमारे पास रेशो आता है डिस्टेंस का। तो हमारे पास रेशो आता है डिस्टेंस का। तो आप ये एक बार ये कॉपी में सबसे पहले नोट करके लिख लीजिए कि कभी भी, ये हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी काम आएगा, कि कभी भी टाइम या स्पीड में हम एलिगेशन लगाते हैं, अगर टाइम या स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं तो हमारे पास रेशो आता है, सॉरी स्पीड या डिस्टेंस में कभी भी एलिगेशन लगाते हैं तो रेशो आता है टाइम का, और कभी भी टाइम में एलिगेशन लगाते हैं तो रेशो आता है डिस्टेंस का। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, और ये आप चाहो तो मतलब इसको अच्छे से मार्क करके किसी हाईलाइट करके लिख लीजिए, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब उसके बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं। A person traveled 80 kilometers in 8 hours partly by cycle and partly on foot। मतलब एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, उनमें से कुछ दूरी उसने साइकिल से तय की है और कुछ उसने पैदल तय की है। स्पीड ऑफ साइकिल इज 16 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ फुट इज 8 किलोमीटर पर आवर। कि जो साइकिल की स्पीड है वो आपकी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें यह बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइकिल, कि उसने साइकिल से कितनी दूरी तय की। अब हमारे पास इसकी स्पीड है साइकिल की अलग, और इसकी स्पीड है पैदल की अलग, और इन दोनों की कंबाइंड स्पीड भी है। तो कंबाइंड स्पीड कहाँ दी हुई है कि हम इसकी टोटल स्पीड, कंबाइंड स्पीड निकालें तो कि 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करी है। स्पीड यही तो होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि कितने टाइम में हमने टोटल डिस्टेंस कवर करी है। तो आपकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। ये आया या नहीं आया समझ में, कि 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की है तो आपकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर प्रति आवर। अब इनका एलिगेशन लगा दो कि साइकिल से हमने 16 तय की है, 16 किलोमीटर पर आवर से, और पैदल हम 8 किलोमीटर पर आवर से कर रहे हैं। तो हमारी जो स्पीड आई वो आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है हम एलिगेशन इसमें लगा रहे हैं, तो हमारे पास जो रेशो आएगा, हम क्योंकि स्पीड में एलिगेशन लगा रहे हैं, तो स्पीड या डिस्टेंस में एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे पास टाइम का रेशो आएगा कि हमने साइकिल से कितना टाइम किया कवर, और इससे क्या नाम पैदल से कितना टाइम कवर किया। तो इनका रेशो निकाल देंगे। 16 में से 10 गया तो 6, रेशो 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, मतलब हमने इसमें 1:3 के रेशो से कवर किया है। या आप इसको 2:6 भी रख सकते हो, एक ही बात है। क्यों मैंने ऐसा रखा है, क्योंकि हमें टोटल 8 घंटे में ही तय करनी है, और 2 + 6 टोटल आपका 8 ही आ गया, तो आपके कैलकुलेशन इजी होगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कब मैं इनको काटूं कब नहीं काटूं। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कि मुझे टोटल 8 घंटे में ही तय करनी है, और 2 अगर घंटे मैंने साइकिल पे कराए और 6 घंटे मैंने ट्रेवल किया पैदल, तो टोटल मैंने 8 यूनिट जो है 8 घंटे ट्रेवल किया। तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 है, मतलब मैं साइकिल से चला था
यहाँ पर देखो, इसका मतलब आगे हम यहाँ कर रहे हैं कि मैंने साइकिल से ट्रेवल किया था 2 घंटे, 2 घंटे मैंने साइकिल से ट्रेवल किया था, और 1 घंटे में मैं कितनी चलता हूं, ये साइकिल का टाइम है। और साइकिल की स्पीड क्या है कि मैं 1 घंटे में 16 किलोमीटर पर आवर चलता हूं, 16 किलोमीटर पर आवर चलता हूं। तो मैंने साइकिल से टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी, डिस्टेंस क्या होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, कि 16 किलोमीटर 1 घंटे में चलता हूं तो 2 घंटे में चलूंगा मैं 32 किलोमीटर पर आवर। तो साइकिल, सॉरी 32 किलोमीटर, क्योंकि पर आवर नहीं आएगा क्योंकि आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं टोटल चलूंगा साइकिल से 32 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। अब आपने यहाँ एलिगेशन भी लगा दिया, पर आपको ये समझ में नहीं आया कि अगर मेरे पास रेशो टाइम का आएगा तो आप सीधी सी यहाँ गलती कर दोगे। 2 और 6 8 यूनिट को अगर आपने 80 मान लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको समझना है कि स्पीड और डिस्टेंस में एलिगेशन लगाने पर रेशो टाइम का आता है। तो 16 की स्पीड से साइकिल से चला, 8 की स्पीड से पैदल, ओवरऑल मेरी स्पीड आ गई 10। तो मेरे पास टाइम का रेशो आ गया 2:6, मतलब 8 घंटे में से 2 घंटे तो मैं साइकिल से चला हूं और जो है 6 घंटे पैदल चला हूं। तो 2 घंटे में साइकिल की 16 किलोमीटर पर आवर से कितनी दूरी तय कर लूंगा, तो 32 किलोमीटर दूरी में तय कर लूंगा। अब इसको हम पहले वाले जो हमने सब्स्टिट्यूटरी मेथड इसका सीखा था उससे करते हैं, कि अब आप देखो यहां से कि मैंने टोटल 8 घंटे ट्रेवल करा है। उसी तरीके को मैं काम में ले रहा हूं जो कल हमने पिछली क्लास में हमने जहां पर काम में लिया था। जैसे केबीसी में कल से आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, कल से आगे गेम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कल तक क्या देखा था, हमने यही माना था कि अगर दोनों के दो दो पैर ही होते तो 180 होता। अब आप देखो कि ये साइकिल से तो चल रहा है 16 किलोमीटर पर घंटे और पैदल चल रहा है 8 किलोमीटर। इसका मतलब ये साइकिल से हर घंटे 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। ये चीज आई या नहीं आई आपके समझ में, कि ये आपकी साइकिल से आपके चल रहा है 16 किलोमीटर पर घंटे, और पैदल आपके, पैदल को कर देते हैं हम बाई फुट, बाई फुट चल रहा है आपके 8 किलोमीटर पर घंटे। मतलब ये साइकिल से हर घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा कवर कर रहा है। अब हमें वही एक चीज माननी है कि हम ये मान रहे हैं कि अगर ये 8 घंटे तक, या आप अभी लिख सकते हो बाद में ताकि कभी भूल जाओ तो याद आए, कि 8 घंटे तक केवल ये 8 किलोमीटर से ही चलता पैदल ही, कि हम ये मान रहे हैं कि अगर साइकिल की स्पीड भी 8 किलोमीटर ही होती तो 8 घंटे में टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी तय कर लेता, 64 किलोमीटर। कि अगर साइकिल की स्पीड भी मेरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती तो मतलब मैंने टोटल 8 घंटे में दूरी तय कर ली 64 किलोमीटर। अब 64 ही तय कर पाता अगर साइकिल की स्पीड 8 किलोमीटर ही होती, लेकिन है क्या असलियत में, साइकिल की स्पीड 8 किलोमीटर ज्यादा है। तो मैंने टोटल एडिशनल दूरी कितनी तय करी, मैंने एडिशनल दूरी तय करी रिमेनिंग जो है 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा। मतलब अगर मैं 8 किलोमीटर की स्पीड से ही चलता, साइकिल से नहीं जाता, तो टोटल 16 किलोमीटर 64 किलोमीटर ही कर पाता, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा कितनी कर ली, 16 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि मैं साइकिल से हर घंटे 8 किलोमीटर चल रहा था। तो 16 किलोमीटर में हर घंटे 8 से चल रहा था, तो मैंने साइकिल से चला 2 घंटे, साइकिल से चला मैंने 2 घंटे। तो 16 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे में दूरी कितनी तय करी, आपकी 32 किलोमीटर, ये आपकी डिस्टेंस है। अब ये आपको यहाँ पर अपनी बेसिक लैंग्वेज में लिख लेना है इसको, फिर आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे लिख लो कि साइकिल की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर और पैदल की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। अब आप लिख लो कि यदि मैं 8 किलोमीटर तक, या यदि ये जो भी व्यक्ति है 8 घंटे तक 8 किलोमीटर पर आवर से ही चलता, अगर साइकिल की स्पीड भी 8 किलोमीटर पर आवर होती तो 8 घंटे तक 8 किलोमीटर पर आवर से मैं दूरी तय करता 16 किलोमीटर, सॉरी 64 किलोमीटर। 8 घंटे तक 8 किलोमीटर पर आवर से मैं दूरी तय करता 64 किलोमीटर, लेकिन मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा दूरी तय कर ली 16 किलोमीटर, एक्स्ट्रा दूरी 16 किलोमीटर और तय कर ली। क्यों, क्योंकि मेरी साइकिल की स्पीड 8 ज्यादा थी।
तो 16 किलोमीटर मैंने इसलिए तय करी क्योंकि मेरी स्पीड 8 ज्यादा थी, तो 16 को दूरी को 8 से तय करने में मतलब मैंने साइकिल से 2 घंटे ही चले हैं। क्योंकि अगर मैं पैदल ही चलता 8 से तो कुछ ही नहीं होता, तो साइकिल से मैंने 2 घंटे चले हैं, तो 2 घंटे में 16 इंटू 2 32 किलोमीटर। ये बिल्कुल वो का वही तरीका है कि अगर दोनों के दो दो पैर होते तो 180 आपके टोटल आता, लेकिन मेरे 44 ज्यादा हैं क्योंकि रैबिट के 2 पैर ज्यादा हैं। तो दोनों की 8-8 स्पीड होती तो 64 ही चलता। 16 किलोमीटर मैंने इसलिए ज्यादा चल दी क्योंकि मैं 8 किलोमीटर से साइकिल से चल रहा था। 8 किलोमीटर से साइकिल से 2 घंटे में चलता, तो मतलब मैंने साइकिल से 2 घंटे में दूरी तय की 16 किलोमीटर पर आवर से कितनी, 32 किलोमीटर। ये आपका आंसर। अभी देखो आपको थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप इसको एक बार रिवाइंड करके देख लो, दोबारा देख लो, जैसे जैसे हम सवालों को करेंगे आपको ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। A labor was employed for 30 days and every working days he gets 10 rupees as a wage and on every holiday he is punished by fine of 2 rupees। एक मजदूर को हमने काम पर रखा है 30 दिनों के लिए, तो हर दिन के लिए उसको 10 रुपए मजदूरी देते हैं और हर छुट्टी के लिए 2 रुपए उसके काट लेते हैं। हर दिन के लिए 10 रुपए मजदूरी देते हैं और हर जो आपका एक दिन छुट्टी करी तो हम उसके काट लेते हैं 2 रुपए। मतलब वो 10 तो दे रहे ही नहीं है हम उसको छुट्टी के दिन, 10 तो दे रहे ही नहीं है और 2 रुपए बल्कि ये काट और रहे हैं। यही आपके कंसेप्ट फॉलो होता है माइनस मार्किंग में, जो हम एसएससी बैंकिंग में देखते हैं कि हमें एक गलत सवाल करने पर नंबर तो कुछ नहीं मिलते, बल्कि जो सही नंबर है उनमें से हमारे 1/4 कट जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ ही गेट्स 216 रुपीज एज टोटल वेगेज, फाइंड द नंबर ऑफ वर्किंग डेज। कि अगर इसको महीने के लास्ट में 216 रुपए मिलते हैं तो आपको ये बताना है कितने दिन इसने काम किया। एक बार इसका बेसिक तरीका देख लेते हैं। मान लो हम ये मान रहे हैं कि वर्किंग डेज इसके वर्किंग डेज हमने मान लिए एक्स है, वर्किंग डेज है इसके एक्स, और जिस दिन इसने छुट्टी करी हॉलीडे वो हो गए 30 माइनस। जैसे कि टोटल ये 30 दिनों तक काम पे आया था, तो मान लो x दिन तो काम पे आया और इसने 30 माइनस एक्स दिन छुट्टी करी, तो बस x दिन के हर दिन के मिले 10 रुपए, हर एक वर्किंग डे के 10 रुपए मिलते हैं, तो x दिनों के मिलेंगे x इंटू 10 रुपए, और हर एक दिन के माइनस 2 रुपए होते हैं, तो 30 माइनस एक्स के कटेंगे 2 रुपए। समझ में आ गया कि हर एक दिन के 2 रुपए कटते हैं, तो 30 माइनस एक्स के कटेंगे 30 माइनस एक्स इंटू -2 बराबर आपके टोटल मजदूरी आ गई 216 रुपए। टोटल मजदूरी आ गई 216 रुपए। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, x इंटू 10 ये हो गया 10x, 30 इंटू -2 माइनस का 60, और -x इंटू -2 तो प्लस का 2x बराबर 200, बराबर हो गया आपका 216। तो 10x और 2x 12x बराबर 216, और ये 60 उधर जाएगा तो 276, 60 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 276। अब x का मान निकाल दो 12 से काट के, 276 बटा 12, ये कटेगा 2, 12 दूनी 24, बचेंगे 3, 12 तिया 36, मतलब x बराबर 276 बटा 12 है, उसका मान आ गया 23। इसका मतलब टोटल जो वर्किंग डेज थे इसके वो आगे 23, और हमें पूछ रहा क्या है, कार्यरत दिनों की संख्या, तो कार्यरत दिनों की संख्या आगे 23। बस ये आपका आंसर। ये इसका बेसिक तरीका है कि बेसिक क्या कह रहा है, हर एक दिन के एक्स दिनों तक काम पे आया, हर दिन के 10 रुपए मिले, एक्स इंटू 10 टोटल जो उसको पैसे मिलते, प्लस 30 माइनस एक्स दिन की इसने छुट्टी करी क्योंकि टोटल 30 दिन के लिए अपॉइंट था, हर एक दिन के 2 रुपए काट दो। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो और ये आपका आ गया। ये आपका है बेसिक तरीका। जैसे वो एक ऐड आता है ना, ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। अब हम मेंटोस जिंदगी की तरफ जा रहे हैं एलिगेशन से, कि हर एक दिन की इसको 10 रुपए मजदूरी मिलती है। अब ये आपने समझ लिया बेसिक। अब एलिगेशन समझो कि हर एक दिन की 10 रुपए मजदूरी मिलती है और हर एक छुट्टी वाले दिन के 2 रुपए कटते हैं, तो टोटल इससे क्या होगा।
यही तो है कि हर एक दिन के 10 रुपए मिलते हैं और हर एक छुट्टी वाले दिन के 2 रुपए कटते हैं। उससे क्या हुआ कि हमें टोटल 30 दिनों की 216 रुपए मिले। यही तो हुआ। हम इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं कि कितने दिनों तक 10 रुपए मिले और अनुपात कितने दिनों तक 2 रुपए कटे, उससे हमें टोटल 216 रुपए मिले 30 दिनों के। एक दिन का कितना हो गया, 30 से काट देंगे, ये 3 से कटेगा 72 और 7.2। 30 से काटेंगे, देखो 3 से काटो इसको, 216/30 है, 3 से कटेगा 72 और एक जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग, ऐसे कटता है, ऐसे कैलकुलेशन होती है। हमें क्या है, 10 रुपए तो मिल रहे हैं हर वर्किंग डे के और 2 रुपए कट रहे हैं हर हॉलीडे के। उससे क्या हुआ, 216 रुपए मिले 30 दिन के। यही हमारा एवरेज है कि 10 और -2 को किस रेशो में हमने मिक्स किया है कि टोटल हमें 7.2 मिले हैं। अब 10 में से 7.2 गए तो 2.8। ये तो यार कैलकुलेशन है, आपको फटाफट फटाफट करनी आनी चाहिए कि 10 - 7/2 2.8 और 7.2 सॉरी माइनस माइनस का 2, 7.2 माइनस माइनस का 2 होगा तो 9.2, ये प्लस हो जाएगा। तो मतलब इनको किस रेशो में हमने मिक्स किया है, 9.2 और 2.8। 9.2 और 2.8 इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 23 और 7। तो हर वर्किंग डे तो थे ये और हॉलीडे थे ये। टोटल 23 और 7 30 यूनिट की वैल्यू आ गई, 30 ही है सवाल में, तो आपके 23 की वैल्यू भी 23 ही हो जाएगी। कैसे, हर वर्किंग डे के लिए 10 रुपए मिलते थे और हर हॉलीडे के लिए -2 रुपए कटते थे, मतलब 2 रुपए कटते थे। उससे हुआ क्या, हमें इनको किस रेशो में मिक्स किया कि टोटल हमें 216 दिन के 216 रुपए मिले 30 दिन के। तो आपके एक दिन का आ गया 7.2। अब इनका रेशो निकाल देंगे, 23/7, मतलब टोटल आपके वर्किंग डेज और हॉलीडे का रेशो है 23/7। मतलब टोटल आपके 30 दिन अगर हैं तो 23 दिन तो आपने वर्क किया है और 7 दिन का हॉलीडे मनाया है, तो आपका 23 आंसर है। अब इसके बाद एक तरीका और भी है जो मैं कैलकुलेट करते टाइम काम में लेता हूं जब मेरे को माइनस मार्किंग कैलकुलेट करनी होती है। ये कुछ ना कुछ उसी तरीके का है जैसे हमने काउंट किया था कि हर एक दिन के 10 रुपए मिलते हैं वर्किंग डे के, और हर एक वर्किंग डे के, ये वर्किंग डे है, वर्किंग डे की आपके प्लस 10 रुपए होते हैं, और जो भी आपका वर्किंग डे के आपको 10 रुपए मिलते हैं और जो भी आपका हॉलीडे है उसके 2 रुपए कटते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं यूं मान रहा हूं कि हम हर दिन के इसको 10 रुपए दे दें, हर दिन के इसको 10 रुपए दे दें तो हॉलीडे में 12 रुपए कट जाएंगे। ये चीज आई या नहीं आई समझ में। मैं इसको ऐसे ही कैलकुलेट करता हूं कि अगर हम इनको हर दिन 10 रुपए भी दे दें, छुट्टी वाले दिन भी, और मैं हर दिन इनको 10 रुपए नहीं देता हूं और 2 रुपए काट लेता हूं, अगर मैं इनको हर दिन 10 रुपए भी दे दूं पहले छुट्टी वाले दिन के भी और लास्ट में 12 रुपए काट लूं, तो भी बात एक ही होगी कि मैंने 10 रुपए दे दिए और 12 रुपए काट लिए, तो भी मैं हर हॉलीडे के 2 रुपए ही काट रहा हूं। ये चीज आई या नहीं आई समझ में। अब आपको ये सिर्फ इतना सा समझना है कि 30 दिनों तक हम इसके हर दिन के 10 रुपए दे दें और हम x दिनों के जो है आपके जो इतनी भी छुट्टियां हैं उनके 12 रुपए काट लें। देखो यहीं पे हमने ये किया है कि हम इसको 30 दिनों तक, यहां पर अगर मैं इसको 10 - 2 कर दूं, 10 - 2 कर दूं तो आपके 30 दिनों तक हमने इसको 10-10 रुपए दे दिए और छुट्टी वाले दिनों के 12 रुपए काट लिए, तो भी 216 आएगा। ये चीज आई या नहीं आई समझ में कि मैं हर छुट्टी वाले दिन के 2 रुपए काटूं या उसको कह दूं कि अभी तो तू 10 रुपए ले जा और फिर मैं तेरे 12 रुपए काट लूंगा, बात बराबर ही है। कि 30 दिनों तक हर दिन मैंने उसको 10 रुपए दिए और केवल छुट्टी वाले दिन के 12 रुपए काट लिए, तो 12x की वैल्यू हो जाएगी 300 - 216 बराबर 84। हर दिन के 10-10 रुपए दिए तो 30 दिनों तक मैंने 300 रुपए दे दिए और हर दिन के 12 रुपए काटे, तो टोटल आपके 216 आके x की वैल्यू हो जाएगी 7। 12 दिनों के 84 रुपए हैं तो x की वैल्यू 7, मतलब मैंने 7 दिन तो छुट्टी करी है, 7 दिन तो छुट्टी करी है। तो वर्किंग डेज मेरे कितने हो जाएंगे, 30 में से 7 घटा दो 23।
अब ये आपका कंसेप्ट इस कैलकुलेशन की तुलना में बहुत ज्यादा इजी है। सिर्फ हमने एक चीज मानी है कि मैंने टोटल आपके x दिन छुट्टी करी, ये लिख लो, माना मैंने x दिन छुट्टी करी, बस आपका कैलकुलेशन इजी होगी। अब ये कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है यहाँ पे। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मैं यूं कह रहा हूं हर दिन तक हम इसको 10 रुपए देते, या आप लिख लो कि अगर हम हर दिन तक इसको 10 रुपए दें तो हमें छुट्टी के दिन इसके 12 रुपए काटने होंगे। हर दिन अगर मैं इसको 10 रुपए ही देता, अगर इसने एक भी छुट्टी नहीं करी होती तो टोटल इसको मिलते 300 रुपए, टोटल मिलते 300 रुपए, लेकिन मिले कितने हैं 216। 84 रुपए कट गए इसके, क्योंकि इसने छुट्टियां की थी, हर छुट्टी के 12 रुपए कटते हैं, तो टोटल छुट्टियां कितनी आ गई 7, तो टोटल वर्किंग डेज हो गए 23। अब इस कैलकुलेशन से शॉर्ट नहीं हो सकता, या आपके एलिगेशन वेलिगेशन आप कितना भी लगा लो, आप इतनी कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा और वहां वो बंदा डायरेक्ट निकल जाएगा। मैंने सिर्फ ये माना है कि मान लिया अगर ये एक भी दिन छुट्टी नहीं करता, सभी दिन में इसको 10-10 रुपए देता, तो 30 दिन के 300 रुपए देता, ये लिख लो। हर दिन अगर ये छुट्टी नहीं करता तो इसको टोटल मिलते 300 रुपए, लेकिन हमने इसको एक्चुअली में दिए कितने हैं, एक्चुअली में दिए हैं 216 रुपए ही, तो 84 रुपए इसके कटने चाहिए, 84 रुपए कटेंगे, हर दिन के 12 रुपए कटते हैं, तो 7 दिनों में, तो टोटल वर्क इसने छुट्टियां कितनी की 7 दिन, टोटल छुट्टियां की 7 दिन, तो टोटल काम पे आया 23 दिन। बस इतना सा आपका कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, लिख लीजिए कि हर दिन के इसे 10 रुपए मिलते हैं, तो टोटल 30 दिनों तक अगर ये काम पे आता तो 300 रुपए मिल जाते, लेकिन इसको 216 ही मिले हैं, 84 रुपए कटे हैं, क्योंकि अगर हम हर दिन 10 रुपए दे देते हैं तो 12 रुपए आपको काटने पड़ेंगे। तो 12 रुपए काट रहे हो आप, 84 रुपए टोटल काट रहे हो, एक दिन के 12 रुपए काट रहे हो, तो टोटल 7 दिनों में कटेंगे, तो 7 आपके हॉलीडे आ गए और 23 आपके वर्किंग डे आ गए। ये आप लिख सकते हो। मैं मेरे माइनस मार्किंग में ऐसे ही काउंट करता था कि जैसे मान लो मैंने टोटल क्वेश्चन सही किए, 100 नंबर का पेपर है, टोटल 80 सही किए और टोटल 20 मेरे गलत हो गए, तो मैं क्या काउंट करता था, मैं मान लेता था कि अगर मैंने 100 क्वेश्चन किए तो मेरे को हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिले 200, और हर क्वेश्चन के मेरे कट कितने रहे 2.5 नंबर, क्योंकि 2 नंबर तो मैंने दे दिए और आधा नंबर और कटना चाहिए था, तो 20 क्वेश्चन के 2.5 नंबर के हिसाब से मेरे कटेंगे, 20 दूनी 40 और आधा 50, तो मेरे टोटल आगे 150। तो ये आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो कि आप सभी दिनों के 10-10 रुपए दे दो, तो 300 रुपए आपके कटने कितने चाहिए, अब 84 रुपए, तो 84 रुपए कटेंगे, हर दिन के 12 रुपए काट रहे हो, तो 7 दिनों के 84 कटेंगे और 23 आपके वर्किंग डे आगे। तो हमने हर पॉसिबल वे से इसको कर लिया है। अब हम बेसिक नहीं करेंगे, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अब की बार हम सिर्फ एलिगेशन और वो तरीका करेंगे। In a test, there are 400 questions. For each right answer, students get 5 marks. ये आपका बिल्कुल माइनस मार्किंग वाला सवाल आ गया। And for each wrong answer, student loses 4 marks. A student attempts all the question and he gets 317 मार्क्स। कि एक परीक्षा में 400 सवाल हैं, हर सही सवाल के लिए 5 नंबर मिलते हैं और हर गलत सवाल के लिए 4 नंबर कटते हैं। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा और 4 नंबर कट रहे हैं, और एक स्टूडेंट सारे सवाल करता है और उसको 317 नंबर मिलते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, कि हाँ उसने ये पता करना है कि उसने कितने गलत किए। 400 सवाल हैं, हर सवाल के लिए 5 अंक मिलते हैं, गलत के लिए 4 अंक कट जाते हैं, सभी उत्तर देता है और 317 अंक प्राप्त करता है। तो बिल्कुल एलिगेशन लगा देंगे कि हर सही सवाल के लिए आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, हर सही सवाल के लिए आपको 5 नंबर मिल रहे हैं और हर गलत सवाल के लिए 4 नंबर कट रहे हैं, 4 नंबर जो हैं आपके कट रहे हैं। हर गलत सवाल के लिए आपके 4 नंबर कट रहे हैं। इससे ओवरऑल आपके रिजल्ट क्या हो रहा है कि हमें 400, मतलब हर राइट आंसर के लिए एक कंसेप्ट देख लिया कि 5 नंबर मिल रहे हैं, हर रॉन्ग आंसर के लिए 4 नंबर कट रहे हैं। उससे ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा कि हमें 317 नंबर मिले 400 सवाल। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, कि हमें हर सवाल
हर सवाल के लिए 5 नंबर मिल रहे हैं एवरेज राइट आंसर के लिए, हर रॉन्ग आंसर के लिए -4 हो रहा है। उससे ओवरऑल 400 सवालों के लिए 317 मिल रहे हैं, तो एक का एवरेज ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो बिल्कुल आप इससे आगे मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं कि इसको 400 से गुणा कर दो ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो प्लस तो हो गया आपके 1600, सॉरी 2000, प्लस तो हो गया आपके 2000, 400 से मैं गुणा कर रहा हूं 5 को, माइनस हो गए 4 चौक 1600 बटा इसको 400 से गुणा करेंगे तो 300। मतलब अगर हम इसको 400 से गुणा कर दें तो ये आ गई। अब इनका अनुपात निकालना इजी है, 2000 में से 317 घटाना है, तो 17 तो ये 83, 16 कैसे 17 घटेगा तो बचेंगे 83, 17 घटेगा तो बचेंगे 83, और फिर 100 तो कम हो गए, 83 और 17, 1900 में से 3 घटा दो 1683, और ये 1600 में से माइनस का 317 घटाना है, तो ये आ गया 1917। अब ये 1917 रेशो 1683, इसको आगे और कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज से कटेगा। तो ये देखो विषम है, तो आपके उससे तो कट नहीं सकता, 2 से तो सम संख्या, 5 से वैसे नहीं कटेगा, 3 से भी कट सकता है या 3 के ऊपर कट सकता है। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर डिजिट सम 3 से डिविजिबल आ जाए, और 9 की भी यही है, डिजिट सम 9 से डिविजिबल आ जाए। तो 9 7 8 9, 9 और 9 18, मतलब ये 9 से डिविजिबल है। 6 और 3 9, 8 और 1 9, ये भी 18 9 से डिविजिबल है, मतलब दोनों संख्याएं 9 से डिविजिबल है। किसी एक क्लास में हम डिविजिबिलिटी भी पढ़ेंगे कि 9 की डिविजिबिलिटी यही है, आप इनके नंबर्स को जोड़ लो, 9 और 1 10, 10 और 1 11, और 7 18, 18 अगर 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। 9 से काट दो इसको, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 अंटे 72, और 9 सत्ते 63, 9 अंटे 72, 9 सत्ते 63, मतलब ये जो संख्याएं हैं आपके रॉन्ग आंसर और राइट, ये आपका राइट आंसर है और ये आपका रॉन्ग आंसर। राइट आंसर और रॉन्ग आंसर है आपके 213 रेशो 187 में। इनका टोटल कितना आएगा, 283, और 13 और 87 हो गए 100, तो 200 और 200 400, 400 ये आपके टोटल सवाल है, मतलब राइट आंसर तो है आपके 213 और रॉन्ग आंसर है 187, ये रॉन्ग आंसर। आया समझ में कि हमने हर क्वेश्चन, सही क्वेश्चन के लिए 5 अंक दिए और हर गलत के लिए 4 अंक काट लिए। उससे आपके 317 बटा 400 मिले एक सवाल के लिए, क्योंकि 400 सवालों के लिए 317 मिले, एक सवाल के लिए 317 बटा 400। 400 से गुणा कर दो, इन दोनों का अंतर करा, 9 से काट दिया। 217 है अगर राइट तो रॉन्ग होंगे 187, टोटल आ गया आपके 400। और आपको देखो सवाल में टोटल सवाल भी है 400, मतलब 400 की वैल्यू 400 है, तो रॉन्ग आंसर 187 की वैल्यू हो जाएगी 187। अब ये आपका एलिगेशन का तरीका हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो पिछली बार किया था कि अगर मैं हर सवालों के इसको 5-5 नंबर दे दूं, हर सवालों के इसको 5-5 नंबर दे दूं, मतलब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, गलत सवाल में इसको कुछ भी नहीं दे रहा और 4 नंबर काट रहा हूं, या मैं आपको कहूं कि मैं आपको कुछ भी नहीं दे रहा और 4 आपसे ले रहा हूं, उसी का बात यह है कि मैं आपको 5 रुपए देके 9 रुपए ले लूं। कुल मिला के बात यही है कि मैं चाहे आपसे 4 रुपए लूं, चाहे 5 रुपए देके 9 रुपए ले लूं, तो भी आपके बात वही आएगी। तो मैं यही कर रहा हूं कि टोटल 400 सवाल लें और हर सवाल अगर सही होता तो टोटल नंबर मिलते 2000। 400 सवाल हैं और अगर हर सवाल सही होता तो नंबर मिलते 2000, लेकिन असलियत में क्या है, हमें 2000 मिले नहीं है, हमें मिले हैं 317। तो कितने नंबर हमारे कट गए, 317 ही मिले हैं 2000 की जगह, तो कितने नंबर हमारे कट गए, 1683। 1683 हमारे नंबर कट गए, और एक गलत सवाल के अभी मैं 9 नंबर काट रहा हूं, जो मैंने 5 नंबर आपको दिए और 4 नंबर एक्स्ट्रा। तो 1683 सवाल हैं, टोटल नंबर कटे हैं, हर एक सवाल के 9 नंबर कट रहे हैं, तो रॉन्ग क्वेश्चंस की संख्या हो जाएगी 9 से काट दो 187, 9 से काटेंगे, यहाँ पे भी हमने काटा था तो 187।
अब इतनी कैलकुलेशन को मैं वहां डायरेक्ट केवल 2 लाइन में कर दिया, सिर्फ एक लाइन लिखने से। आप कॉपी में लिख लो, यदि सारे सवाल सही होते तो मुझे हर सवाल के 5 नंबर के हिसाब से 400 सवाल के 2000 नंबर मिलते। 400 सवालों के 2000 नंबर मिलते, लेकिन मुझे प्राप्त हुए हैं या इस व्यक्ति को प्राप्त हुए हैं केवल 317 नंबर। मतलब इसके कटौती हुई है 1683 नंबर की। और एक सवाल के मैं काट रहा हूं 9 नंबर, तो 1683 नंबर में काटूंगा 187 सवाल के, तो आपके टोटल रॉन्ग क्वेश्चन हो गए 187। ये आपका देखो सबसे, मैं मानता हूं इस एलिगेशन से भी बहुत बढ़िया है। सिर्फ आपको इतना करना है कि हर सवाल के पहले 5 नंबर दे दो, फिर आप 5 नंबर तो ये काट लो जो एक्स्ट्रा दिए हैं, और 9 नंबर ये काट लो, 4 नंबर ये काट लो, तो 9 नंबर काट लो। कि अगर हर सवाल सही होता तो नंबर मिलते 2000, लेकिन मुझे मिले हैं 317 नंबर। तो टोटल मेरे 1683 अंकों की कटौती होगी। हर एक गलत सवाल के लिए 9 नंबर कटेंगे, तो टोटल 1683 नंबर कटेंगे 187 गलत आंसर्स के लिए, या गलत मेरे क्वेश्चंस की संख्या होगी 187। ये आपका आंसर। अब इससे शॉर्ट मैं नहीं मानता, मेरे हिसाब से कोई हो सकता है कि आप पहले सभी को बराबर नंबर दे दो 2000, और फिर हर एक सवाल के 9 नंबर के हिसाब से 187 सवाल के आप 1683 नंबर काट लो, और आपका आंसर आ गया 187। ठीक है, अब इसके बाद में ये एक सवाल करेंगे और फिर इस क्लास को एंड करेंगे। देखो इसका भी मैं आपको एक शानदार तरीका बताऊंगा, बिल्कुल इजी। रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ मैन इज 5:3। एक आदमी के व्यय और बचत का अनुपात जो है 5:3 है। हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 9%, कि उसकी व्यय तो है 9% बढ़ता है, और इनकम इज इंक्रीज बाई 15%, और उसकी इनकम 15% से बढ़ती है। फाइंड द इंक्रीज इन हिज सेविंग। आप ये बताओ इनकम क्या होती है? इनकम जो होती है बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। यही तो होती है कि आपकी टोटल इनकम आई, उसमें से कुछ तो आपने खर्चा कर लिया और कुछ बचा लिया। तो अब आप इसको सबसे पहले एलिगेशन से देखो कि एक्सपेंडिचर में तो 9% बढ़ा है, एक्सपेंडिचर में 9% की वृद्धि हुई है, और आय में 15%। हमने मान लिया सेविंग में x% कि इनका एक्सपेंडिचर 9% से बढ़ा है और सेविंग आपकी मान लिया x% से बढ़ी है, तो उससे ओवरऑल आपकी इनकम पे क्या फर्क पड़ा? इनकम 15% से बढ़ी है। यही तो होता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग किस अनुपात में है, कि एक्सपेंडिचर 9% से बढ़ने से और सेविंग x% से बढ़ने पे आपके ओवरऑल जो है 15% से इनकम बढ़ गई। तो इनका रेशो निकाल दो, ये आ गया 6 और ये आ गया 15 माइनस, सॉरी x माइनस 15, क्योंकि ये 15 में से घट गया तो ये x माइनस 15 हो जाएगा। अब आपको दिया हुआ है कि व्यय और बचत का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो 5:3 है। तो अब देखो यहां पर आपके एलिगेशन लगाने से रेशो आया x माइनस 15 और 6 का, जबकि आपके एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो है 5:3। इस 3 की वैल्यू सवाल में 6 है, 3 की वैल्यू 6 है, तो इस 5 की वैल्यू हो जाएगी 10। 5 की वैल्यू हो जाएगी 10, कि 3 का मान 2 गुना है 6, तो 5 का मान हो जाएगा 10। इसका मतलब x माइनस 15 जो है वो 10 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 25%। ये आप इसको एलिगेशन से ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। कि एक्सपेंडिचर 9% से बढ़ा, हमने मान लिया सेविंग x% से बढ़ रही है, उससे ओवरऑल इनकम आपकी 15% से बढ़ गई। 15% से बढ़ गई तो इनका रेशो निकाल दो कि x 15 में से 9 गया 6 और x में से 15 गया x माइनस 15। अब आपके 5:3 इनका रेशो है, 3 की वैल्यू सवाल में 6 है, तो इस 5 की वैल्यू हो जाएगी 10। x माइनस 15 का मान 10 है, तो x का मान 25%। यह आपका एलिगेशन का तरीका है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना। अब इससे भी इजी अगर मैं आपको बता दूं तो और भी आपके काम अच्छा हो जाना चाहिए। देखो हमने ये तो पढ़ ही लिया, इसके अलावा हमें क्या नए नए सारे कंसेप्ट समझने हैं ताकि कहीं भी हम अटके नहीं। इनकम जो है हमारा एक्सपेंडिचर और सेविंग है, इनकम जो है
हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है कि आपका एक्सपेंडिचर तो है 5 और सेविंग है 3, आपके व्यय तो है 5 और सेविंग है 3, तो आपकी इनकम हो जानी चाहिए 8। ये चीज आई है नहीं आई समझ में कि अगर आपके 5 एक्सपेंडिचर है तो 3 आपकी सेविंग होनी चाहिए और दोनों मिला के इनकम आपकी हो जानी चाहिए 8। अब आप देखो वही एक तरीका कि अगर उसका आय 15% से बढ़ी है, ये आपको दिया हुआ है कि ये 15% से बढ़ी, आय में टोटल 15% से बढ़ी, 8 में टोटल हमें 15% बढ़ाना है। मैं मान रहा हूं कि अगर ये भी 15% से बढ़ता तो ये आपका सेविंग भी 15% से बढ़ती। ये आई या नहीं आई समझ में कि आपकी टोटल इनकम 15% से बढ़ी, अगर हम खर्चा भी 15% ही बढ़ाते तो हमारी सेविंग भी 15% ही बढ़ती। लेकिन हम माने जैसा हो ये जरूरी नहीं है, ये क्या 9% ही बढ़ा है, ये 9% से ही बढ़ा है, मतलब ये 6% कम बढ़ा है। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, बस इतना सा बता दो कि अगर ये हमें सिर्फ ये मानना है कि इसकी इनकम 15% से बढ़ी है, अगर इसका खर्चा भी 15% से बढ़ता तो बचत भी 15% से ही बढ़ती, लेकिन इसकी बचत 9% से ही बढ़ी है, तो जो यहाँ पर कमी रहेगी वो वहां वृद्धि कर दो, जैसा हमने एवरेज में सीखा था। तो 5 पर 6% की कमी हुई है। ओवरऑल तो आपके बराबर रहना चाहिए कि इस 5 एक्सपेंडिचर पर 6% की कमी हुई है, तो इस 3 सेविंग पर x% की वृद्धि होगी, ये हम मान लेते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 से कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10%। कि अगर ये 15% ही होता तो यहाँ 15% ही होता, लेकिन हमने क्या इस 5 एक्सपेंडिचर पर हर पर 6% की कमी करी है, तो जितनी हमने यहाँ कमी करी है उतनी वहां वृद्धि कर दो ताकि आपका एवरेज बराबर रहे। तो इन 5 पर 6 की कमी करी है, तो इन 3 पर कितने की वृद्धि होगी 10 की, तो 15% होता और 10% इस कमी को दूर करने के लिए, तो टोटल हो गया 25%। ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, वहां इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार अगर समझ लिया तो, कि आपके इनकम जो टोटल है वो है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम आपकी 15% से बढ़ी है, 15% से बढ़ी है, अगर एक्सपेंडिचर भी 15% से ही बढ़ता तो आपके सेविंग भी जो है 15% से ही बढ़ती, लेकिन हमने एक्सपेंडिचर 6% कम बढ़ाया है, 6% कम बढ़ाया है, तो 5 पर 6% जो कम बढ़ाया है वो हमें 3 पर एक्स्ट्रा करना है, तो 5 पर 6% जो होगा वो होगा 3 पर 10% के इक्वल। 5 पर 6% की कमी इक्वल होगी 3 पर x% की वृद्धि के, x का मान आ गया 10, तो 15 बढ़ता, अगर ये 15 ही बढ़ता तो 15, तो ये प्लस 10 हमें और बढ़ाना है, तो 15 और 10 25% बढ़ेगा। ये आ गया समझ में, इसको एक बार अच्छे से देखना, अगर ये नहीं आया तो कल मैं आपको एक दूसरे तरीके से और इसको समझा दूंगा, इस सवाल को भी और नेक्स्ट सवाल को भी। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, इस तरीके को समझिए, और अगर ये नए नए तरीके पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।